पब्लिक प्लेस पर बेघर कुत्तों का डर नहीं सताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसर से बेघर कुत्तों को हटाने के निर्देश को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन से सभी बेघर कुत्तों को हटाने के अपने 25 नवंबर के आदेश में संशोधन करने से भी इनकार कर दिया है। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए, बेघर कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से अपने आदेश में आखिर क्या कुछ कहा है? पिछले साल 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बेघर कुत्तों को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहां से बेघर कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई सारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी याचिकाओं पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने पर इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन कुत्तों को वापस उन जगह दोबारा उसी लोकेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बहुत सारे कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। एक आम आदमी को किसी राइट टू फ्रीडम है, वो किसी भी जगह पर बिना किसी डर के घूम सकता है और कुत्तों के काटने के डर से वो अपनी किसी भी जगह पर नहीं घूम सकता, तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिए कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उनका पालन कराएं। हर एक राज्य के अंदर, हर एक राज्य में एक जिले के अंदर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं करेगा। सभी हाई कोर्ट्स को इन निर्देशों का पालन कराना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन होता तो जो अधिकारी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनकी जवाबदेही इसके अंदर तय होगी। बिल्कुल असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं शहरों में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर लोक अभियान के संस्थापक और पूर्व मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब RWA को एक्टिव होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें कोर्ट को बताना चाहिए कि कहां पर आदेशों का पालन हो रहा है और कहां पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से राइट टू लिव और राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी की बात की है, जो फंडामेंटल राइट है कि भाई अब आवारा कुत्तों के कारण आप ह्यूमन के राइट्स नहीं छीन सकते हैं आप जाके। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई पिछले दिनों के अंदर काटने की मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाखों की संख्या में है। तमिलनाडु का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पिछले साल भर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा काट लिया। और मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ा हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फरमान में और क्या क्या शामिल है, इसी पर होगी खास चर्चा। आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में अब सड़क से हटेंगे कुत्ते। बात करते हैं वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि खाड़ी देशों के कहने पर यूएस ने ईरान पर होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक रोक दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए, क्या लग रहा है, माहौल ये वाला शांति की तरफ बढ़ रहा है या तनातनी बढ़ने वाली है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, दरअसल ये माहौल हर 12 घंटे पे बदल जा रहा है। कभी धमकी तो कभी नरमी जैसे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। कल तक ये था कि किसी बड़े हमले की तैयारी है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और इस तैयारी के बीच में सबको अंदेशा था कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। और इस बीच आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे ये कहा कि हमने हमला टाल दिया है, वरना हम बड़े हमले करने को तैयार बैठे थे। हमला क्यों टाला, इसका यहाँ इन्होंने जिक्र किया कि खाड़ी के जो बाकी के देश हैं, कतर हो, UAE हो, सऊदी अरबिया हो, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, इसलिए फिलहाल आप हमला मत करिए। इसी कारण हमने ये हमला टाल दिया है। लेकिन हमला तो टाला है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो फिर भी हम दोबारा हमला को तैयार बैठे हैं। तो जो पुराना अंदाज पिछले 75 दिनों से चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसी अंदाज में उन्होंने एक बार फिर से हमला टालने की बात की है। लेकिन ये हमला टालने की बात ऐसे समय में की गई है जब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ईरान की तरफ से प्रस्ताव आते हैं, पाकिस्तान उस प्रस्ताव को लेकर यूएस की तरफ जाता है, यूएस से फिर जवाब आता है, फिर ईरान के पास जाता है। तो मुझे लगता है कि अब दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, क्योंकि युद्ध से दोनों को नुकसान हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उल्टा बन रहा है। तो इस तरफ देखा जाए तो ये ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एक सकारात्मक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में फिलहाल कोई बड़ा हमला शायद ना हो और उस पूरे क्षेत्र में एक शांति बनी रहे। ये थे यूएस ईरान वॉर के लेटेस्ट अपडेट। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसोचैम के इंडियन बिजनेस रिफॉर्म समिट 2026 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। देश में जीसीसी की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है। देश में इस वक्त 1800 से ज्यादा जीसीसी है और यहाँ करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पीयूष गोयल ने साथ ही भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा जियोपॉलिटिकल संकट से निपटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इस संकट को हम मौके में बदलेंगे। India and Prime Minister Modi have never let a crisis go by, and the situation in the world that was also discussed earlier is truly an opportunity, a moment of uncertainty that we should engage more deeply with each other, find ways to strengthen our business processes and prepare ourselves in these uncertain times for a brighter and better future. वही अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान ला दिया है। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मंदी या मौका? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बुलेटिन में अब बात करते हैं आज के बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की अगर बात करें तो वहां खरीदारी रही है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम आज बाजार में हमें देखने को मिला है। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में हालांकि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बोले तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे भी देखने को मिला है। काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन काफी सारे पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहां पे हमें हायर लेवल से वापस से एक जो बिकवाली है वो आती हुई दिखाई दी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक में अच्छा रुझान बना हुआ था। आईटी आज 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। कैपिटल मार्केट में शानदार तेजी थी, बट अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो डिफेंस में एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। एफएमसीजी फ्लैट क्लोजिंग और फाइनेंशियल भी थोड़े से दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े हैं। निफ्टी की अब स्टॉक की बात करी जाए तो बढ़ने वालों में इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा सबसे इंपॉर्टेंट आज आईटी सेक्टर ही था और काफी बस में भी बना हुआ था। जो सैलरी हाइक है उसको लेके टीसीएस की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है और इसके अलावा इटर्नल रिपोर्ट आई है लारा की तरफ से, उसके बाद ये जो बस है वो हमें देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर और टाइटन में हमें जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है और मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी में आज काफी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाकी की आईटी कंपनीज है वो भी हमें जो सैलरी हाइक है वो करती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन से काफी नीचे जो सैलरी हाइक है वो आया है बिकॉज ऑफ एआई डिफ्लेशन जो है चिंताएं यहाँ पे मंडराती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि एक हफ्ते में दूसरी बार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते आईओसी में एक अच्छा रुझान था। इनफैक्ट इसके नंबर्स भी आए थे कल। नंबर्स के बाद भी ये जो तेजी है वो देखने को मिली है। आईजीएल, एचपीसीएल और गुजरात गैस भी इसी बस के चलते आज शानदार तेजी करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल हम बोले तो एक साइडवेज मोमेंटम और कुछ पॉकेट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। वहीं पश्चिम एशिया बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद फिर से बाजार में हलचल मचा दी है। एक तरफ क्रूड में उतार चढ़ाव जारी है तो दूसरी ओर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपये 53 पैसे तक फिसल गया। क्रूड से लेकर रुपए तक मची इस हलचल के पीछे आखिर वजह क्या है और कब तक जारी रह सकती है ये उथल पुथल, जानते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए। सबसे मुश्किल वही जवाब है यहाँ पर कि किस तरह से और कितनी देरी तक हम यहाँ पर ये चलता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है और 96.5 तक ही हमने यहाँ पर रुपए को आता हुआ देखा है। ज़्यादातर बैंक्स, ब्रोकरेजेस, ट्रेजरीज, फॉरेक्स वालों से जिनसे भी हमारी बात हुई है उनका कहना है कि रुपये में इतनी जल्दी गिरावट आएगी ये किसी ने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि 95.5 के आसपास रुपया यहाँ पर थम जाएगा, लेकिन क्लियरली एक बहुत ही लिमिटेड इंटरफेरेंस हमने यहाँ पर आरबीआई की तरफ से
से आता हुआ देखा है उसका भी यहाँ पर असर है। और बाकी जो सारे हम क्यूज देख रहे हैं वो तो इन एनी केस यहाँ पर रुपए को नीचे पुश कर ही रहे हैं। रुपया जैसे कि हम लगातार कहते रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर यहाँ पर उभरा है। इस साल की शुरुआत 90 के आसपास हुई थी और 96.5 पर हम ऑलरेडी हैं और आधा भी साल यहाँ पर नहीं हुआ है। तो 6.5 रुपए की गिरावट के साथ इस साल में अब तक यहाँ पर कारोबार है। कच्चे तेल में लगातार तेजी है, करीबन 80% की बढ़त कच्चे तेल में जो देखने को मिली है उसका सीधा असर रुपए पे है, क्योंकि अपनी ज़रूरत का 85-90% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं, अपनी ज़रूरत का 60% कुकिंग जो गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़े बड़े बिल्स हैं जो पे करने हैं। फिजिकल डेफिसिट इस वजह से यहाँ पर पूरा मिस कैलकुलेशन में है। अगर आप इसी के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें वहाँ पर भी चिंताएं हैं। एंड इवन एज पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे मेजर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं, इंपोर्टिंग कमोडिटीज़ स्पेशली जो नॉन एसेंशियल है, सोना चांदी जैसा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रुपए में गिरावट है। अब माना यह जा रहा है कि अगर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, चीज़ें वहाँ पर सुलझ जाती हैं, जो कच्चा तेल है $100 के नीचे आ जाता है, तो हम रुपए में एक एप्रिसिएशन देखेंगे। लेकिन अगर यही स्थिति आगे जाकर बरकरार रहती है तो शायद 97-98 तक भी यहाँ पर रुपया बिगड़ सकता है। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़ा। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त कोफोर्ज में है। दरअसल सीएलएसए ने कोफोर्ज पर बुलिश रिपोर्ट निकाली है। क्या कहा है इस रिपोर्ट में, बताएंगी श्रेया ठाकुर। श्रेया, बताइए सीएलएसए को कोफोर्ज में आखिर क्या अच्छा लगता है? लगातार हम आईटी पर चर्चा कर रहे हैं। आईटी एज ए स्पेस फोकस में ही 0.4% की तेजी आज हमने इंट्राडे में देखी आईटी स्पेस में। उसमें भी अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कोफोर्ज में दिख रहा है। अभी भी 5% ऊपर है आज के सेशन में। और एक तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री उसके बाद काफ़ी अच्छी आई और हाउस यूज भी पॉजिटिव हैं। ताज़ा रिपोर्ट सीएलएसए की काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में इसको शुमार किया गया है। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर देखिए, 2075 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 44% का अपसाइड, 44% का अपसाइड नजर आ रहा है कोफोर्ज में सीएलएसए को। अच्छा, क्या खास बात है? तो खास बात यह है कि ब्रोकरेज का मानना है कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। इसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। और बड़ा पॉजिटिव जो कोफोर्ज ने एक्विजिशन किया था एनकोरा का, उसके कंसोलिडेशन के बाद भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 में मार्जिन गाइडेंस एस्टिमेट से बेहतर रही है, जो कि अच्छी चीज़ लगी है सीएलएसए को। और आगे चलकर मार्जिन और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी ने लो मार्जिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो जाहिर तौर पर कोफोर्ज को फ़ायदा दिलाएगा। कैसे फ़ायदा होगा? तो फ्री कैश फ्लो टू पैट कन्वर्जन जो है उसकी गाइडेंस बेहतर हुई है, यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है उसमें भी कितना एक्चुअल कैश बन रहा है, उसकी गाइडेंस बेहतर हुई है। तो ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए ब्रोकरेज को आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसलिए ईपीएस एस्टिमेट भी सीएलएसए ने बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 9% बढ़ा दिया है, वही फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए ईपीएस एस्टिमेट 5% बढ़ाया है सीएलएसए ने। इतना ही नहीं, एआई थीम भी जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। कोफोर्ज तो एआई को लेकर काफ़ी अग्रसर होकर कामकाज भी कर रही है। साथ ही उनका मानना है कि एआई का बड़ा बेनिफिशियरी कोफोर्ज होगा, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बेहतर होना, साथ ही एबिट मार्जिन एक्सपेंशन भी होना, ये तमाम चीज़ें कोफोर्ज को पसंदीदा स्टॉक बना रहा है मिड कैप आईटी स्पेस में। तो कोफोर्ज पर ये बुलिश रिपोर्ट आज 5% अप है। इंट्राडे में 7% की तेजी हमने देखी है और 12 महीने में 44% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए देख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीसीएस में सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है और जब से ऐलान हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल टीसीएस में इस बार सैलरी कम बढ़ी है। क्या है पूरी खबर, बता रही है कंचन नौटियाल। पूरे एक साल से जो एम्प्लॉयज़ इंतज़ार कर रहे थे सैलरी हाइक का, तो फाइनली जो खत है वो आ गया है, लेकिन जो उम्मीद थी खत से वो आती हुई नहीं दिखाई दी है। जो एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ लगा के बैठे थे वहाँ से हमें कम जो सैलरी हाइक है वो होता हुआ दिखाई दिया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे टीसीएस ने 4 से 7% का जो हाइक है वो किया है, यानी कि पिछले साल से अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये कम निकल के आया है। पिछले साल अगर हम देखें तो वहाँ पे 5 to 8% का जो सैलरी हाइक है वो होता हुआ दिखाई दिया था। अब ये सैलरी हाइक सबके लिए
सेम नहीं है, इसको भी बैंड वाइज जो है वो सेपरेट किया गया है। मैं बैंड आपको दिखाती हूँ। जो A+ में है उनका 10% एवरेज हमें हाइक होता हुआ देखने को मिल सकता है। A में 7%, B में 3% और C की बात करी जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें कोई हाइक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो इस टाइम पे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अंडर परफॉर्मेंस के घेरे में आए हैं तो उनको भी वहाँ से कट ऑफ करा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पूरे ही जो ये हाइक है सैलरी का उसकी साइकिल को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें गड़बड़ाती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ सालों का डेटा जो है वो कंपाइल किया है TCS ने, लास्ट किया था सितंबर 2025 में, उससे पहले अप्रैल में हुआ था। अब वापस से ये साइकिल जो है अप्रैल में थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई दी है। विप्रो ने दिसंबर 2023, फिर सितंबर 2024 और मार्च 2026। इन्फोसिस ने तो इस साल अभी तक कोई भी सैलरी हाइक की बात कही ही नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे कंसर्न्स जो है IT सेक्टर में हमें मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न तो जो मार्केट के एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जो AI है उससे डिफ्लेशन आती हुई दिखाई दे सकती है, कंपनी के मार्जिन यहाँ पे प्रेशर में आ सकते हैं। यही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी एक बड़ा डेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये बोला गया है कि जो भी इस टाइम पे लोग AI मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं कि उनके हम देख रहे हैं कि 50 to 60% का जो जंप है हायरिंग में वो देखने को मिला है। तो AI इस टाइम पे काफी बड़ा संकट है जिसने IT सेक्टर की जो सैलरी हाइक है वहां पे भी डेंट लगा दिया। तो चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन खत्म होने की कगार पर है। अब तक के नतीजों के इंडियन इंक का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। नतीजों का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरी सहयोगी नुपुर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किन सेक्टर में सबसे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ रही और FY27 को लेकर क्या आउटलुक है। बताइए नुपुर। बिल्कुल श्रेया, ऑलमोस्ट Q4 के नतीजे आ चुके हैं। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे घोषित कर चुकी है और अगले हफ्ते जो है ये पूरा सीज़न ख़त्म होते हुए दिखेगा। रिकैप करें इस पूरे रिजल्ट सीज़न का तो Q4 के जो नंबर्स आए इंडिया इंक के वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे। 650 कंपनियों को एनालाइज करके जो नंबर निकल के आ रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में वो करीबन 14% के आसपास है और मुनाफा देखें तो 18% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब इसी की बड़ी बातों में सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो यहाँ पर ये भी बढ़कर आते दिखा 30% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। सितंबर 2025 में जो GST कट देखने को मिला था उसी का असर Q4 में दिखा है। कंजम्पशन डिमांड जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों में देखें तो डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर से आती हुई दिखी? कंजम्पशन, ऑटो, फाइनेंशियल और इंफ्रा, ये चारों ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती हुई नजर आई। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप की तरफ से दिखेगी। ऑलमोस्ट 70+% के साथ जो कंपनीज है वो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मिड कैप की तरफ से। स्मॉल कैप में भी देखें तो यहाँ पे 54% कंपनीज जो ऐसी थी जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, अनुमान से बेटर नतीजे थे। और लार्ज कैप 50% कंपनीज ने यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से सबसे अच्छी क्वार्टर जो रही वो Q4 ही है। Q1 और Q2 में रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 8% थी, वही सुधर के 14% पहुंच गई Q4 में। Q1 में और Q2 में करीबन 7% की प्रॉफिट ग्रोथ थी और वो सुधर के करीबन 18% पहुंचती हुई दिखी। कंजम्पशन इकोनॉमी मजबूत है। केपेक्स इंफ्रा का सेक्टर से दमदार प्रदर्शन आते हुए दिखा। सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर सेक्टर वाइज देखें तो FMCG में आपको 14% दिखेगी, ऑटो में 30%, रियल्टी 35%, फाइनेंशियल सर्विसेज 48%, रेलवे में 28% है, ई कॉमर्स 140% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी। पावर इक्विपमेंट में भी देखें तो करीबन 131% की ग्रोथ यहाँ पर भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुनाफा तो इन कंपनीज का बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारियों का पर जो खर्च ये कंपनीज करती है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो घटते हुए नजर आ रहा है। FY25 में 14.5% का जो कर्मचारी का जो एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो होता है वो आया था और वो घट के सिर्फ 13.8% रह गया है। Q4 के नतीजों से यही समझ में आता है कि कंपनीज जो है कॉस्ट बचा रही है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और FY27 के लिए आउटलुक यही है कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ती हुई दिखेगी उस पर नज़र रहेगी, उसे कैसे कंपनीज जो है वो कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन इनपुट कॉस्ट पर नजर रहने वाली है। मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर है, जहां आज पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल होंगे। समिट में टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आयरलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। नॉर्वे समिट के बाद पीएम मोदी इटली के लिए रवाना होंगे।
दिल्ली या गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए जल्द ही लोगों को पूरे नोएडा को पार करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के बड़े हिस्से को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए डीएनडी से फरीदाबाद होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को राहत देगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इस एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने की एक कोशिश है। ये है 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में जो अभी सब ट्रैफिक की समस्या है उसका एक समाधान बनेगा। और सबसे खास बात है, ये कनेक्टिविटी मजबूत बनाएगा। यहाँ डीएनडी के जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से फरीदाबाद और फरीदाबाद से जेवर की यहाँ पे कनेक्टिविटी इसे सुनिश्चित करेगा। अभी अगर आपको जेवर एयरपोर्ट जाना है तो आपको यहाँ पूरा जो नोएडा है उसे क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस भी कम हो रहा है, करीब 12 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कम होगा, समय बचेगा। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पे जो ट्रैफिक लगता है इसकी वजह से उससे मुक्ति मिलेगी। मसलन कालिंदी कुंज, आश्रम, मथुरा रोड पे आप देखें बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, उससे आपको यहाँ पे मुक्ति देखने को मिलेगी। साथ ही इसकी कुछ खासियत बताएं तो एक 9 किलोमीटर का यहाँ पे जो एलिवेटेड स्ट्रेच है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से बनाया गया है, जो आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको ट्रैफिक से मुक्ति दिलाएगा। 3 राज्यों को इससे फायदा होने वाला है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। साथ ही बाद में ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये उसका पार्ट बनेगा। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को जो है ये मजबूत बनाएगा। और एक और खासियत, यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, आर्च ब्रिज बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अनोखा होगा। और एक और चीज, बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल है ये, क्योंकि जो गाजीपुर लैंडफिल है उसका जितना कचरा है वो उसमें काफी हद तक इस्तेमाल किया जा चुका है। तो लगभग ये बन के तैयार है। जो सरकार की कोशिश है, अर्बन डीकंजेशन प्लान के तहत करीब 1.25 लाख करोड़ का ये प्लान है कि दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति मिले, जो बाहरी ट्रैफिक है वो बाहर ही चला जाए। तो उसकी कोशिशों में भी एक हिस्सा बनने जा रहा है ये। रोहन सिंह, दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर भी देखने लगा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बड़ी बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। इस बार पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। इससे पहले 3 दिन पहले ही दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 66 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल की ब्लेंडिंग का रास्ता साफ हो सकता है। जी हां, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने E30 तक के स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए हैं। ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। अभी पेट्रोल में 20% तक के एथनॉल की ब्लेंडिंग होती है। सरकार चाहती है कि इसका एक आगे रोड मैप बनाया जाए, जहां आगे चल करके एथनॉल के पेट्रोल में करीबन 30% की एथनॉल ब्लेंडिंग हो सके। तो इसके लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जारी कर दिए हैं। E22, E25, E27 और E30 के स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जारी कर दिए हैं। तो एक टेक्निकल नोटिफिकेशन है जो कि आगे चल करके एक रोड मैप बनाएगा। जो ऑल इंडिया डिस्टिलर एसोसिएशन है उन्होंने सरकार के इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया। उनका कहना है कि इसके जरिए आगे चलकर के एक रोड मैप बनेगा कि सरकार किस तरह से एथनॉल ब्लेंडिंग आगे बढ़ा सकती है। इससे जो भारत है उसमें जो क्रूड का आयात है उससे भी कम होगा और आगे चलकर के जो सरप्लस शुगर है या सरप्लस एथनॉल जो बनता है उसकी खपत करने में भी आसानी मिलेगी। हालांकि अभी ये सिर्फ स्टैंडर्ड नोटिफाई हुए, अभी तक सरकार ने कोई भी इसको एथनॉल को आगे बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं किया। लेकिन जब स्टैंडर्ड नोटिफाई होगी तो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही पेट्रोल में जो एथनॉल की ब्लेंडिंग है उसकी मात्रा को बढ़ा सकती है। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।